Hello friends, so welcome back again. Today we will learn about hallmarks for cancer in this video. So let's start. तो 8 hallmarks होते हैं इन टोटल कैंसर के. फर्स्ट हॉलमार्क इज़ सेल्फ सफिशिएंसी. सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई टिश्यू का ग्रोथ होता है तो ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको. जब वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं तभी वो टिश्यू ग्रो करता है. पर कैंसर सेल्स में कैंसरस ट्यूमर में क्या फीचर रहता है कि अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं भी होंगे तो भी उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो ग्रो होते जाता है. तो दे प्रोलिफरेट विदाउट ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है. देन सेकेंड है इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटर्स. ये फैक्टर्स नहीं आएगा, इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटर्स आएगा ये. सॉरी, इनहिबिटर्स आएगा ये. तो हमारे बॉडी में जो है ऐसा इन सिस्टम होता है कि जितनी ग्रोथ नीडेड है उतनी ग्रोथ बस होती है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रोथ मत हो टिश्यू की. तो उनसे इनसेंसिटिव हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स या ट्यूमर टिश्यू जो है, तो उसकी ग्रोथ होती रहती है. देन थर्ड है एल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म. ठीक है. एल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? यूजुअली जैसे हमारे सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो वो क्या होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद क्रेब साइकिल होता है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमारा एटीपी जनरेशन होता है. पर यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म एल्टर हो जाता है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है. सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, जो लैक्टिक एसिड पाथवे था हमारा जिसमें फर्मेंटेशन होता था और बहुत कम एटीपी जनरेट होते थे, उस मेटाबॉलिज्म की तरफ सेल का मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वार्बर्ग इफेक्ट. ये हम आगे पढ़ेंगे. देन फोर्थ हॉलमार्क है इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस. ठीक है. तो जो भी डैमेज जेनेटिक मटेरियल वाले या एक्स्ट्रा ग्रोथ वाले जो भी टिश्यू हैं या सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा ग्रो कर गए हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है हमारी बॉडी में. ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि ट्यूमर डेवलप ना हो उसके लिए. तो एपोप्टोसिस हो जाती है उन सेल्स की जो एक्स्ट्रा ग्रो हो गए हैं, जिनकी नीड नहीं थी वहाँ, है ना. तो ट्यूमर्स में क्या होता है कि वो एपोप्टोसिस से बच जाते हैं. कैसे बच जाते हैं, क्या मैकेनिज्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे. देन एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज. ये हमने पहले भी देखा था. इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज का मतलब क्या है कि वो अपने प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट में जा कर के ट्यूमर ग्रोथ को कॉज करा सकते हैं और वहाँ पर नया ट्यूमर फॉर्मेशन होगा. ठीक है. देन सिक्स्थ हॉलमार्क क्या है, एबिलिटी टू इवेड होस्ट इम्यून सिस्टम. यानी कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम रहता है जो ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता, उससे भी इन लोग बच जाते हैं. और वो कैसे बचते हैं, क्या मैकेनिज़म्स रहते हैं, क्या अल्टर होता है इम्यून सिस्टम में, इनका क्या डिफेंस मैकेनिज्म होता है ट्यूमर सेल्स का, वो भी हम आगे देखेंगे सब. देन सेवेंथ हॉलमार्क है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल. लिमिटलेस माइंडेड, है ना. रेप्लिकेटिव पोटेंशियल जो रहता है हर सेल्स का एक लिमिटेड रहता है. फिर उसके बाद सेनेसेंस आती है और वो सेल के फिर वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है ना. तो एक लिमिट तक ही सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उनकी रेप्लिकेशन बंद हो जाती है नॉर्मल सेल्स में. पर कैंसरस सेल्स में या ट्यूमर सेल्स में क्या होता है, रेप्लिकेटिव पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाता है, यानी वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं. देन एट्थ हॉलमार्क है सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस. सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस का मतलब है, एंजियोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. ठीक है. तो उनके पास ऐसा पावर आ जाता है कि वो ब्लड वेसल्स जो हैं उनको उनका फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ताकि ट्यूमर की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाए, न्यूट्रिशन उनके पास अच्छे से पहुंच पाए. ठीक है. तो हम एक एक करके सारे हॉलमार्क्स डिस्कस करेंगे. पहला हॉलमार्क जैसा था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी, तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं. नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स इंक्लूड सिग्नलिंग. कैसी सिग्नलिंग, तो पहले यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर आएगा, ये स्टार जो है वो ग्रोथ फैक्टर है. ठीक है. और ये जो ये दिख रहा है ऐसा मून शेप जो दिख रहा है वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है. तो इससे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में आके बाइंड करेगा.
ठीक है। देन ट्रांजिएंट एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, ये ट्रांजिएंट रहेगा इसका एक्टिवेशन, यानी कि कुछ देर बस एक्टिवेट रहेगा फिर अपने आप वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ताकि सस्टेन्ड एक्टिविटी ना रहे, एक्टिविटी ना रहे रिसेप्टर की, है ना। जब ग्रोथ फैक्टर जो बाइंड होगा तब कुछ देर के लिए बस एक्टिवेशन हो, और लगातार ऐसा ना हो कि वो एक्टिवेट एक बार हो गया तो वो हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं, ट्रांजिएंट रहेगा, यानी टेम्परेरी रहेगा उसका एक्टिवेशन। देन सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय सेकेंडरी मैसेंजर्स, तो होता क्या है, जैसे ये रिसेप्टर था, तो रिसेप्टर ने कुछ दूसरे केमिकल्स को, दूसरे केमिकल मीडिएटर्स को जो है वो एक्टिवेट करेगा, या उसमें चेंज आएगा जिससे कि वो मैसेज ले जा करके टारगेट टारगेट केमिकल या टारगेट ऑर्गेनल को सिग्नल करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय सेकेंडरी सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है। देन induction and activation of transcription factors and epigenetic changes that initiate and sustain transcription। तो होता क्या है, यहाँ इंडक्शन होता है और एक्टिवेशन, इंडक्शन यानी एक्टिवेट कराना, है ना, वही एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या थे, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या था, हमारा डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड एपिजेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक चेंजेस यानी स्ट्रक्चरल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, है ना। एपिजेनेटिक चेंजेस दैट इनिशिएट एंड सस्टेन द ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एपिजेनेटिक चेंजेस क्या कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है वो ये प्रोसेस को में को रिजल्ट करते हैं, इसको करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एपिजेनेटिक चेंजेस ऐसे होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाए और सस्टेन हो, यानी वो चलती रहे। ठीक है। देन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स रिजल्टिंग सेल डिवीजन, तो यहाँ सेल डिवीजन होगा फिर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन सर्वाइवल एंड ऑप्टिमल ग्रोथ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है जीन्स का जीन्स जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारा इस प्रकार से सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, यहाँ फॉर आएगा, सॉरी, बीच में, फॉर सर्वाइवल एंड ऑप्टिमल ग्रोथ, फिर ऑप्टिमल ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन चालू हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मली ये होता है, नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस सिग्नलिंग है। ठीक है, क्या हुआ, ग्रोथ फैक्टर आया, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में बाइंड किया, ट्रांजिएंट एक्टिवेशन हुआ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का, उसने सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट किए, सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू ट्रांसडक्शन कराया, यानी सिग्नल का सिग्नल को पहुंचाया, कहाँ तक क्या करवाया उस सिग्नल ने, ट्रांसक्रिप्शन को चालू करवाया। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे, सेल डिवीजन होगा, है ना, और फिर उसके बाद दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उनके सर्वाइवल और ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए काम आएंगे। ठीक है, अब एबनॉर्मेलिटी इन सिग्नलिंग पाथवे लाइक जीपीसीआर, जैकस्टेट पाथवे एटसेट्रा लीड्स टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वेरियस कैंसर्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर इस सिग्नलिंग पाथवे में कई पाथवे होते हैं, जैसे कि जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है ना, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पाथवे में, या फिर जैकस्टेट पाथवे में, जो आपने पढ़ा होगा जनरल पैथोलॉजी में, है ना। ऐसे बहुत सारे पाथवे होते हैं, उनकी सिग्नलिंग पाथवे में अगर कहीं कुछ डिफेक्ट आता है तो ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ वेरियस कैंसर करा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है कहाँ कहाँ हमारा जो है जो चेंज आ सकता है या एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, तो इस पाथवे में चलते जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर का बाइंडिंग हुआ था। सबसे पहले क्या हो सकता है, एक ग्रोथ फैक्टर में डिफेक्ट आ सकता है, देन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में आ सकता है। तो हम पहले ग्रोथ फैक्टर का देखते हैं डिफेक्ट। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर, इसमें क्या होता है, नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर बाय वन सेल एक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी कि जैसे जैसे सेल्स हैं, जैसे कि सेल ए है, सेल ए से बहुत पूरा टिश्यू बना हुआ है जैसे मान लो, ठीक है, या सेल ए का ग्रुप है बहुत सारा। ठीक है, तो अगर सेल ए कोई ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रहा है
तो उससे सेल ए की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि कोई दूसरे सेल्स की ग्रोथ होगी, सेल बी या सेल सी की, यानी कि वो सेल्फ एक्टिंग नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात, यानी कि वो ऑटो अपने ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, खुद की ग्रोथ फैक्टर्स खुद के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। पर कैंसर में क्या होता है, सेल सिंथेसाइज ग्रोथ फैक्टर एज वेल एज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता है कि सेम सेल अपने खुद की ग्रोथ को स्टिमुलेट कराने के लिए खुद ही ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन चालू कर देता है। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन लूप। ऑटोक्राइन मतलब ऑटो यानी खुद का, क्राइन यानी कि कुछ फैक्टर्स या जो भी सब्सटेंस सेल रिलीज कर रहा है उससे रिलेटेड। तो ऑटोक्राइन खुद पे एक्ट करने वाले सब्सटेंस रिलीज करता है, उसकी लूप बन जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्लायोब्लास्टोमा। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ पीडीजीएफ, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंड पीडीजीएफ आर यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जैसे कि एक सेल है, मान लो इसने ग्रोथ फैक्टर बनाया, ठीक है, तो इसने अगर ग्रोथ फैक्टर बनाया मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये ग्रोथ फैक्टर इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, ये दूसरे सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। ये वाला सेल क्या बना रहा होगा, ये उसका रिसेप्टर बना रहा होगा ना, ये उसके लिए रिसेप्टर बना रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है, रिसेप्टर और ग्रोथ फैक्टर दोनों यही बना रहा है, यानी कि ये ग्रोथ फैक्टर अपने ही खुद के रिसेप्टर पे काम कर देगा। ठीक है, तो ग्लायोब्लास्टोमा में क्या होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर दोनों ही सेल्स बनाते हैं। ठीक है, देन सार्कोमा। सार्कोमा में क्या होता है, टीजीएफ अल्फ़ा और टीजीएफ अल्फ़ा रिसेप्टर दोनों एक ही सेल बना लेते हैं। ठीक है, देन हम जाते हैं सेकेंड जो पार्ट है उस पाथवे का, किस पाथवे का, तो ग्रोथ फैक्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग का। उसमें जहाँ डिफेक्ट आ सकता है तो वो है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ट्रांजिएंटली एक्टिवेट होता है, यानी टेम्परेली एक्टिवेट होता है, थोड़ा कुछ देर के लिए बस एक्टिवेट होता है। कैंसर सेल में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का सस्टेन्ड एक्टिवेशन हो जाता है, सस्टेन्ड एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। यानी कि क्या है, अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं भी है तब भी वो एक्टिवेटेड है, सस्टेन्ड एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, पॉइंट म्यूटेशन या जीन रीअरेंजमेंट या जीन एम्पलीफिकेशन, ऐसा कुछ जेनेटिक चेंजेस के कारण, इन जेनेटिक चेंजेस के कारण जो है इसमें ये फीचर आ सकता है कि इसका सस्टेन्ड एक्टिवेशन रहे। अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं भी है तो भी वो एक्टिवेटेड रहते हैं रिसेप्टर्स। तो एक्टिवेटेड रहेंगे तो बार बार सिग्नल करते रहेंगे और ग्रोथ होती रहेगी, है ना। तो ये मोस्ट कॉमन रिसेप्टर कौन सा है जो इस टाइप का चेंजेस दिखाता है, वो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एग्जाम्पल क्या है, बाय पॉइंट म्यूटेशन, ये तीनों टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं जेनेटिक चेंज जो आ रहे थे हमारे, एक तो पॉइंट म्यूटेशन, देन जीन रीअरेंजमेंट और जीन एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो पहला है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का ERBB1, ERBB1 से क्या होता है, ये EGFR बनाता है। ठीक है, EGFR जो कि लंग एडिनोकार्सिनोमा कराता है। पॉइंट म्यूटेशन ERBB1, ERBB1 बनाता है हमारा EGFR। ठीक है, EGFR जिससे होगा हमारा लंग एडिनोकार्सिनोमा, लंग एडिनोकार्सिनोमा। देन जीन एम्पलीफिकेशन, इसमें क्या होता है, ERBB2 जीन, ये जीन के नाम है। ठीक है, ये जीन का नाम है। इसमें पॉइंट म्यूटेशन किस में हुआ था, ERBB1 में। अगर ERBB2 में जीन का एम्पलीफिकेशन होता है, एम्पलीफिकेशन यानी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जीन का नंबर बढ़ जाना क्रोमोसोम में, है ना। तो ERBB2 जीन में अगर एम्पलीफिकेशन होगा तो वो क्या इनकोड करता है, हर प्रोटीन को, हर टू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। ठीक है, देन जीन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, ALK, ALK fuses with EML4, ALK fuses with EML4 and encode chimeric EML4 ALK protein, which causes
अगेन लंग एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि कौन से जीन में या क्या वो इस जीन रीअरेंजमेंट से क्या हो रहा है कि AL के EML4 के साथ फ्यूज़ हो रहा है। रीअरेंजमेंट में क्या है, एक क्रोमोसोम से जीन हट करके दूसरे क्रोमोसोम में जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो दूसरा रीजन ओवर एक्सप्रेशन होना था, तो उधर पे जाके अगर कोई ऐसा जीन जुड़ गया जिसका ओवर एक्सप्रेशन होने से कैंसर हो सकता है या ग्रोथ को कराएगा वो, है ना, तो उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो फिर कैंसर हो जाएगा हमको, है ना। तो AL के जीन जो है वो EML4 के साथ जाके फ्यूज़ करता है, तो वो काइमेरिक प्रोटीन बनाते हैं EML4 और AL के प्रोटीन। ठीक है, तो ये लंग एडिनोकार्सिनोमा में देखा जाता है। ठीक है, देन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करता है दो टाइप के सिस्टम्स। ठीक है, एक्टिवेट्स सॉरी ये रास को एक्टिवेट करता है, इससे दो टाइप के सॉरी दो टाइप के सिस्टम एक्टिवेट हो सकते हैं, एक तो मैप के पाथवे और PI3 के या फिर AKT पाथवे। ठीक है, तो मैप के पाथवे में क्या होता है, इट मैप के पाथवे एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन, एंड PI3 के या AKT पाथवे में क्या होता है, प्रो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस में जो ग्रोथ के पहले मेटाबॉलिज्म होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा और ये वो, तो वो PI3 के या AKT पाथवे जो है वो कराता है, और मैप के पाथवे क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन चालू करवाता है, यानी कि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है। ठीक है, तो इसका सस्टेन्ड एक्टिवेशन हो जाएगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का, तो ये इसका एक्टिवेशन सस्टेन्ड रहेगा रास का, तो ये पाथवे चलते रहेंगे। अभी अगर पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रास होता है, ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रास से इट कैन एक्ट एज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सस्टेन्ड एक्टिवेशन। ठीक है, तो अगर रास में पॉइंट म्यूटेशन आई तो वो भी इसके बराबर होगी, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के सस्टेन्ड एक्टिवेशन के जैसे ही होगी, क्योंकि आखिर इसके सस्टेन्ड एक्टिवेशन से इसका सस्टेन्ड एक्टिवेशन होगा, इसका सस्टेन्ड एक्टिवेशन होगा तो सेम फीचर्स मिलेंगे हमको। तो एक्टिवेटेड रास क्या करता है, कैन कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की एक्टिविटी। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की एक्टिविटी की, अगर ग्रोथ फैक्टर काम करे ना करे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक्टिवेटेड है ही, वो तो अपना आगे सिग्नल भेजते जा रहा है और काम जो है सेल डिवीजन होते जा रहा है। तो रास क्या है, मेंबर ऑफ स्मॉल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि सॉरी ये एक स्मॉल मेंबर है ग्रोथ प्रोटीन सॉरी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का। ठीक है, तो रास से क्या होता है, इसमें एक और फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और फिर इसका इनएक्टिवेशन कैसे होता है, तो इसका इनएक्टिवेशन होता है बाय GTPase एक्टिविटी ऑफ इटसेल्फ, इसमें इसके पास खुद के पास GTPase एक्टिविटी होती है। ठीक है, प्लस GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, यानी कि इसके पास जो GTPase है उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन गैप, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन गैप, तो इसके पास खुद का एक GTPase है प्लस इसके पास गैप है ना, ये एक प्रोटीन है। तो इन दोनों के कारण ये जो GTP है इसका कन्वर्जन हो जाता है GDP में, एक फॉस्फेट निकल जाता है और फिर ये इनएक्टिवेट हो जाता है, और अगर GTP रहता है तो एक्टिवेटेड रहता है। ठीक है, एक्टिवेट नॉर्मली कब होता है, जब हमारा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नल करे, लेकिन उसमें अगर कुछ डिफेक्ट आता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ रहा है, कुछ अल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो सस्टेन्ड एक्टिवेशन भी इसका हो सकता है। सस्टेन्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन अगर होगा तो क्या होगा, रास का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, और गैप का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसका मतलब क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब गेन ऑफ फंक्शन मतलब जब किसी का ओवर एक्सप्रेशन हो, है ना, और लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि उसका वो फंक्शन ना कर पाए, उसका अंडर एक्सप्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर का एक्टिवेशन सस्टेन्ड एक्टिवेशन यानी कि एक्टिवेटेड है, तो रास भी सस्टेन्ड एक्टिवेटेड है, उसका फंक्शन बढ़ गया तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोलेंगे हम उसको। और वहीं गैप, गैप क्या करा रहा था, गैप करा रहा था एक्टिवेटेड रास को इनएक्टिवेट करा रहा था, है ना, तो उसका फंक्शन घट गया क्योंकि रास एक्टिवेटेड है, तो उसमें होगा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, सॉरी उसमें होगा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, और वहीं रास में होगा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, देन डाउनस्ट्रीम टू रास, अब अगर मान लो रास से आगे कहीं डिफेक्ट आता है, तो रास से आगे कौन से पाथवे हो रहे थे, या तो हमारा ये हो रहा था, देखो मैप के पाथवे हो रहा था, या तो फिर PI3 के,
और एक AT पाथवे जा रहा था, है ना। तो इन दोनों में से किसी में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ठीक है, डाउन स्ट्रीम टू रास, म्यूटेशन इन BRAF जीन, ठीक है। BRAF, ये देखो ये क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे जो सिग्नलिंग पाथवे है ना, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग प्रोटीन को अलग अलग जीन्स एक्टिवेट करते हैं। इस लेवल पे अगर हम बहुत सारे प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम बस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि BRAF प्रोटीन, ठीक है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये किससे एसोसिएटेड है, किस कैंसर से एसोसिएटेड है, बस हमको इतना याद रखना है। हम पूरा सिग्नलिंग पाथवे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे BRAF है तो ये 100% एसोसिएटेड विथ हेरी सेल ल्यूकेमिया, यानी हेरी सेल ल्यूकेमिया के जितने भी केसेस हैं उन सब में BRAF का म्यूटेशन देखा गया है। और 60% मेलानोमा, यानी मेलानोमा के जितने भी केसेस हैं उसमें से 60% में BRAF जो है इसका म्यूटेशन देखा गया है। देन गेन ऑफ फंक्शन ऑफ PI3 के हमने देखा था पाथवे में था, ये 30% ब्रेस्ट कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। देन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ PTEN, दैट इज ये PTEN क्या है, इनहिबिटर ऑफ PI3 के है, ठीक है। ये PI3 के जो था इसका अगर इनहिबिटर का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन यानी इनहिबिटर उसका काम नहीं कर पा रहे, यानी PI3 के का ओवर एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एक्टिवेटेड है, तो इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। ये हमने 3 एग्जांपल देख लिए, इनको याद रख लेना, है ना। वैसे हमको इसमें एग्जांपल ही देखने। देन टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर का ही पाथवे देख रहे थे अभी तो हम, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर मोस्ट कॉमन था, उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, मतलब वो भी कॉज करा सकते हैं कैंसर, ठीक है। तो नॉन टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर का अब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या रीअरेंजमेंट, इससे क्या होगा, फ्यूजन जीन्स बनेंगे, ठीक है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस रहते हैं। देन एनकोडिंग कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट कर रहे थे। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस बट कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग सम सिग्नलिंग पाथवे। तो इसका एग्जांपल है CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, ABL, ये एक जीन है, इसका क्रोमोसोम नंबर 9 से क्रोमोसोम नंबर 22 का ट्रांसलोकेशन होता है, तो ABL BCR जीन बनता है, इससे ABL BCR काइमेरिक प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये कैंसर कराता है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या है, ABL BCR का ब्लॉकर या इनहिबिशन करते हैं हम उसका। तो ऑन्कोजेनिक एडिक्शन होता है। ऑन्कोजेनिक एडिक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको पूछ सकता है। ऑन्कोजेनिक एडिक्शन, इट इज़ ट्यूमर सेल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन वन ऑन्कोप्रोटीन। अगर वो सिर्फ एक ऑन्कोप्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि जो उसका ट्यूमर का डेवलपमेंट करा रहा था उसके लिए जो कुछ प्रोटीन्स उनको उसको ज़रूरत होती है, या तो वो एल्टर्ड रहेंगे या वैसा। तो अगर वो सिर्फ एक ही प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर ये है तो है कैंसर होगा, ये है नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक एडिक्शन। तो ये सब में नहीं देखा जाता, सारे कैंसर्स में नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ में देखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक एडिक्शन, ठीक है। देन पॉइंट म्यूटेशन दैट leads to loss of function of negative autoregulatory domain that normally checks enzyme activity। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए किसी ऐसे ऑटो रेगुलेटरी डोमेन में जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को चेक कर रहा था, यानी कि उसको रोक रहा था, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैक टू आया, जैकस्टेट पाथवे एक्टिवेट किया उसने, ट्रांसड्यूस माइटोजेनिक सिग्नल फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर, यानी कि माइटोसिस का सिग्नल इसने ग्रोथ फैक्टर से ट्रांसड्यूस करवाया। माइलॉइड कैंसर में क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन इन जैक2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिलीव ट्यूमर सेल्स ऑफ देयर नॉर्मल डिपेंडेंसी ऑन हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि इसमें फिर ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगा, है ना। ग्रोथ फैक्टर क्या रहता है हमारा माइलॉइड सेल्स के लिए, एरिथ्रोपोइटिन, है ना। तो उसके फिर इंडिपेंडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब नेक्स्ट आता है तो अभी हमने देख लिया जैसे रिसेप्टर तक, तो अब रिसेप्टर के आगे क्या आता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि डेवलपिंग कैंसर्स में इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, तो है MYC, MYB, JUN, FOS, REL, ये अलग अलग नाम है,
ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत ये याद रखने पड़ेंगे। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है MYC। MYC बहुत कॉमनली इन्वॉल्व रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो MYC क्या करता है इसको हम बोलते हैं मास्टर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, मास्टर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, मास्टर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, ठीक है। व्हेन डिसरेगुलेटेड इट लीड्स टू क्या क्या, तो ये डीसाइक्लिन जैसे एंजाइम्स को टारगेट करेगा, उससे क्या होगा, डीसाइक्लिन इंक्रीज होगा और उससे सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। अभी हम देखेंगे डीसाइक्लिन होता क्या है। एक्चुअली साइक्लिन्स का नाम साइक्लिन इसलिए क्योंकि वो साइक्लिक नेचर में प्रोड्यूस होते हैं फिर डिग्रेड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं डिग्रेड होते हैं, जैसे साइक्लिक मैनर में उनका प्रोडक्शन चलता है, तो उससे बढ़ेगी। या फिर सेकेंड क्या कराएगा, इंक्रीज्ड RNA जीन एक्सप्रेशन एंड RNA प्रोसेसिंग, ठीक है। तो RNA बढ़ाएगा। RNA क्या था, RNA क्या करेंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएंगे। क्यों, RNA में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना, DNA को रीड करके RNA बनता है उससे, ठीक है। तो यहाँ वो हो रहा है, RNA की जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, RNA की प्रोसेसिंग बढ़ा रहा है, ताकि जल्दी जल्दी और ज़्यादा RNA बन पाए DNA से और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। देन इंक्रीज जीन दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, ऐसे जीन्स को इंक्रीज कराएगा, ऐसे जीन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज कराएगा जो मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग करा रहे थे। वो क्या है, क्या रीप्रोग्रामिंग चाहिए, इंक्रीज इन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स और इंक्रीज फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म। तो अभी हमने एक हॉलमार्क पढ़ा था ना, देखा था, मतलब हमने उसको डिस्कस नहीं किया, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। क्या हॉलमार्क था वो, वाबर्ग इफेक्ट, यानी कि द शिफ्ट, उसमें क्या होता था, ग्लाइकोलाइटिक, सॉरी, उसमें क्या होता था, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, है ना, शिफ्ट ऑफ सेल्स मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस की तरफ जा रहा था हमारा एनर्जी यील्डिंग पाथवे जो था, यूजुअली जो ETC से हमारा ATP बनता था, वो उस तरफ ना जा करके इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। हमारे कैंसर सेल्स में क्या हो रहा था, यूजुअली ग्लाइकोलिसिस होता है इंस्टेड ऑफ ETC जो हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है। ETC से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाते हैं सेल्स कैंसर में, तो वही हम देखेंगे क्यों होता है। लेकिन MYC जो है, MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सपोर्ट करता है इसकी तरफ जाने में, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग वाले जीन्स की एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, तो वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स बढ़ाएगा और ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा ताकि शिफ्ट हो सके वहाँ, ठीक है। देन और क्या कराएगा, इंक्रीज इन टीलोमरेज एक्सप्रेशन। तो टीलोमरेज एक्सप्रेशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, सेनेसेंस जो थी वो नहीं आएगी, ठीक है। टीलोमरेज क्या, देखो टीलोमियर्स क्या होते हैं, DNA के एंड पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हर डिवीजन के साथ छोटे होते जाते हैं, और अगर वो बहुत छोटे हो जाएंगे तो फिर डिवीजन रुक जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। और अगर टीलोमरेज यूजुअली नॉर्मल सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होता है, कुछ नॉर्मल सेल्स में बस एक्सप्रेस होता है टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो अगर वो टीलोमरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है या उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, तो उससे होगा क्या कि वो जो टीलोमर्स छोटे हुए थे वो वापस बड़े हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, अनलिमिटेड सेल डिवीजन होंगे, ठीक है। देन पांचवा क्या काम कराएगा ये, इट रीप्रोग्राम सोमैटिक सेल्स टू प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या करेगा, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो अपना फंक्शन पा चुके हैं, सोमैटिक सेल्स जो हैं, उनको वापस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, देखो हमारे सारे सेल्स किससे बने, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से ही बने ना। एक जाइगोट था, जाइगोट से पूरी बॉडी बनी है, यानी वो जाइगोट में पूरी पोटेंशियल था कि वो सारे सेल्स ऑफ द बॉडी को जनरेट करा पाया, है ना। तो हर एक सेल हमारा एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से ही बना है, ठीक है। तो ये उसको वापस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की तरफ ले जाना चाहेंगे, रीप्रोग्राम्स सोमैटिक सेल्स टू प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो MYC के दो टाइप होते हैं, एक NMYC एक LMYC, ठीक है। तो N से हमारा मतलब है न्यूरोब्लास्टोमा, तो NMYC जो है वो न्यूरोब्लास्टोमा में मिलेगा, और LMYC, L से है लंग, तो वो स्मॉल सेल लंग कैंसर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे आते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ख़त्म हो गया, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से कंट्रोल करते हैं हमारा सेल साइकिल को,
ठीक है, सेल साइकिल को कंट्रोल करके वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो साइक्लिन्स क्या करते हैं, ये सीडीके को एक्टिवेट करते हैं, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इनको एक्टिवेट करते हैं, विच लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास 4 साइक्लिन्स होते हैं, डी ई ए बी, इसको याद रख लो, सीक्वेंस में याद रखना है इसको, डी ई ए बी। ठीक है, देन डी ई ए बी, डी सी डी के 4 और 6 को एक्टिवेट करेगा, ई सी डी के 2 को एक्टिवेट करेगा, ए सी डी के 2 को एक्टिवेट करेगा और बी सी डी के 1 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, साइक्लिन डी, तो डी कौन सा लेटर है, फोर्थ, तो डी 4 को करेगा, देन 4 का आधा 2, तो ई 2 को करेगा, ए वो भी 2 को करेगा और उसका आधा 1 वो बी को करेगा, यानी कि टर्मिनल्स पे हमको आधा आधा करना है। ठीक है, जब हम फर्स्ट से सेकंड जाएंगे तब आधा, और जब हम थर्ड से फोर्थ जाएंगे तब आधा। ठीक है, यानी कि डी किसको कर रहा है, 4 को, तो ये टर्मिनल वाला है, तो मतलब फर्स्ट या लास्ट है ना ये साइक्लिन, तो फर्स्ट साइक्लिन है तो हम सेकंड में जाएंगे तो इसका आधा कर देंगे सी डी के का नंबर, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको याद रखने की। फिर साइक्लिन ई रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, 4 का आधा तक कितना होता है, 2, 2 हो गया। फिर सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो ये कोई फर्स्ट या लास्ट तो है नहीं, तो सेम रहेगा, तो सी साइक्लिन ए के लिए सी डी के 2 रहेगा। फिर साइक्लिन ए से साइक्लिन बी में जाएंगे तो क्या हो रहा है, लास्ट में जा रहे हैं हम, तो इसका आधा कर दो, तो सी डी के 1। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, है ना, तो इसको एज अ ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साइक्लिन्स को कितने होते हैं, 4 होते हैं, डी ई ए बी। ठीक है, डी ई ए बी। देन सी डी के इनहिबिटर्स होते हैं, सी डी के इनहिबिटर्स क्या करते हैं, देखो सी डी के जो हैं वो प्रोग्रेशन कराते हैं सेल साइकिल का। ठीक है, लेकिन सी डी के इनहिबिटर्स क्या कराते हैं, दिस साइलेंट सी डी के, सी डी के यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को साइलेंट कर देंगे और एक्सर्ट नेगेटिव कंट्रोल, ये नेगेटिव है, एक्सर्ट्स नेगेटिव कंट्रोल ऑन सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को के प्रोग्रेशन को रोकेंगे। तो 2 सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये इनको रोक सकते हैं या फिर ये प्रमोशन करते हैं। तो क्या क्या सेल चेक पॉइंट्स हैं सेल साइकिल के, एक है G1 से S फेज़ में जब ट्रांजिशन होता है वो चेक पॉइंट, और एक है G2 से M फेज़ में ट्रांजिशन जो होता है वो चेक पॉइंट। ठीक है, G1 S चेक पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, G1 से S में अगर चला गया तो स्टार्ट हो गया, G2M तो बीच में आएगा, तो G1 से S जाने वाला वो मोर इम्पॉर्टेंट है। इट लीड्स टू डिसरेगुलेटेड ग्रोथ एंड मे इम्पेयर डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो अगर ये चेक पॉइंट पार हो जाता है तो क्या होता है, डिसरेगुलेटेड ग्रोथ होगा, और मे इम्पेयर मतलब अगर इसके चेक पॉइंट पे कोई चेक नहीं रखेगा, कोई इसको रेगुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, डिसरेगुलेटेड ग्रोथ होगा और डीएनए रिपेयर को इम्पेयर कर सकता है ये। ठीक है, डीएनए रिपेयर नहीं होगा तो डीएनए डैमेज जो था वो, डीएनए देखो डीएनए डैमेज आना एक नॉर्मल सा बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है, वेरिएशन आता है, डीएनए डैमेज होता है, पर डीएनए डैमेज होने पे सेल का सेल साइकिल जो है वो उसका प्रोग्रेशन रुक जाता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है, डीएनए का रिपेयरमेंट होता है, तभी डीएनए सेल साइकिल जो है आगे प्रोग्रेस करता है। लेकिन G1S के अगर चेक पॉइंट पे कोई रेगुलेट नहीं करेगा तो डीएनए रिपेयर जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, देन क्या म्यूटेशंस हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, गेन ऑफ फंक्शन इन साइक्लिन डी या फिर सी डी के 4। ठीक है, ये क्या करता है, देखो सी डी के 4 जो है ना, ये हमारा साइक्लिन डी या सी डी के 4 ये हमारा मेनली किसको रेगुलेट करता है, ये हमारा मेनली चेक पॉइंट कौन से चेक पॉइंट पे काम करता है, G1S चेक पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट साइक्लिन हो गया जिसको हमको इनिबिट करना है। ठीक है, तो अगर इसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा साइक्लिन डी या फिर सी डी के 4 का, है ना, तो क्या होगा उससे, कैसे हो सकता है वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, या तो जीन एम्प्लीफिकेशन हो जा रहा हो या तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जा रहा हो। जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जीन का नंबर बढ़ जाए, जो ज़्यादा बार एक्सप्रेस होगा तो ज़्यादा उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो उस जीन का नंबर बढ़ गया। और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कोई एक जीन अपने पोजीशन से हट करके दूसरे जीन की जगह जा करके बैठ जाए, हाँ उसका फिर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए। ओवर एक्सप्रेशन होना हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसलोकेशन बस इतना होता है कि वो दूसरे जीन की जगह जाकर के बैठ जाए, वहाँ हो सकता है उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए जिससे कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए। ठीक है, तो जीन एम्प्लीफिकेशन से कौन से ट्यूमर्स होते हैं, सॉलिड ट्यूमर,
मेलानोमा, सार्कोमा, ग्लायोब्लास्टोमा। और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से कौन सा होता है? लिम्फॉइड ट्यूमर। लिम्फॉइड ट्यूमर क्या था? हमारा जो है लिम्फेटिक सेल्स में, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में जो का जो ट्यूमर होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बी सेल या टी सेल सिंथेसाइज होंगे, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से वो होता है, ठीक है। या फिर हो सकता है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन किसका होगा जो कैंसर होगा? तो सी डी के इनहिबिटर का होगा, या फिर जीन्स विच इनहिबिट सेल ग्रोथ, है ना, प्रोटोन को जीन्स, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, जीन्स म्यूटेटेड और साइलेंस्ड। तो यहाँ पर म्यूटेशन या फिर साइलेंसिंग होगा इसका। एग्जाम्पल P16, इसको हम CDKN2A भी बोलते हैं, ये याद रख सकते हो आप। ये यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीजी में पूछ सकता है, ठीक है। P16 मॉलिक्यूल, इसका जर्मलाइन या एक्वायर्ड म्यूटेशन होना, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से दो मेजर प्रोटीन्स हैं, आरबी प्रोटीन और P53 प्रोटीन। इनको एनकोड करने वाले जीन्स का नाम है आरबी जीन और TP53 जीन, ना कि P53 जीन, TP53 जीन, ठीक है। तो G1 से S ट्रांजिशन जो है सेल साइकिल का, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके ऊपर चेक बनाने के लिए आरबी और P53 दोनों ही अपना रोल निभाते हैं। और G2 से M ट्रांजिशन को कौन रेगुलेट करता है? तो उसको सिर्फ P53 रेगुलेट करता है ना। तो हम इन प्रोटीन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन सेकेंड हॉलमार्क ऑफ कैंसर विच इज़ इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप ये वीडियोस अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।